नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। द इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉनसून आने वाला है और तापमान घटेगा, लेकिन सियासी तापमान चुनाव तक बढ़ता रहेगा। वैसे तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दो मुख्य दल हैं जो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारी कर रहा है और इसके साथ ही दोनों राज्यों में तीसरे मोर्चे की दस्तक भी सुनाई पड़ रही है। द इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे दोनों राज्यों के राजनीतिक समीकरणों की, तीसरे मोर्चे की दोनों राज्यों में कैसी मौजूदगी होगी, तीसरे मोर्चे से बीजेपी या फिर कांग्रेस, किसे नफा होगा या नुकसान होगा, ये भी जानेंगे आज इनसाइड स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम द इनसाइड स्टोरी। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी से ऐसा माहौल बन गया है जिससे पता चलता है कि चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए, समझिए। भारत माता की। एमपी में 2023 के सियासी दंगल में सपा, बसपा, जेएस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनौती देने के मूड में है। फिलहाल इन छोटे दलों के आपस में गठबंधन होने की भी खबरें मिल रही हैं। खबरें तो ये भी मिल रही कि मध्य प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे छोटे दल बीजेपी और कांग्रेस के साथ चुनाव में जा सकते हैं। फिलहाल गठबंधन की पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को ये डर जरूर सता रहा कि अगर ये दल चुनाव लड़े तो उनके हिस्से का कुछ फीसदी वोट जरूर शिफ्ट हो जाएगा। हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में उन दलों की भी एंट्री हो चुकी है जिनका पड़ोसी प्रदेशों में गहरा प्रभाव है। पिछले चुनाव में इन छोटे दलों ने बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ाई है और दिग्गजों को जमीन की धूल चटवाई है। असल में 2018 का चुनाव किसको कितने वोट मिले? बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 40.9%, निर्दलीयों को 5.8%, बसपा को 5%, गोंगपा को 1.8%, सपा को 1.3% वोट मिले हैं। हाल के नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी अपना खाता खोला है। एआईएमआईएम के 7 पार्षद चुनाव जीते हैं, जबकि आपने सिंगरौली महापौर से सीट जीतकर बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई है। अब ये दल मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस की सांसें फूल चुकी है। दिल्ली में हम काम की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कूल और लेके बिजली, पानी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, उन कामों को लेकर हमने पंजाब में भी शुरुआत करी थी और गुजरात में भी, गोवा में, और उसी कामों को लेकर हम मध्य प्रदेश में भी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में जिस तरह दलित आदिवासियों के साथ हिंसा की घटनाएं हुई, ऐसे में राजनीतिक वजूद तलाश रही जेएस, भीम आर्मी, गोंगपा, बीआरसी और आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में दाखिल होने का बड़ा मौका मिला। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भी आपने 6% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। भीम आर्मी ने भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपनी ताकत दिखाई और न सिर्फ आप और भीम आर्मी बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी। मध्य प्रदेश के महाकौशल और बुंदेलखंड की 46 सीटों पर गोंगपा का अच्छा खासा असर है। वहीं जेएस भी ये दावा कर रहा कि 80 सीटों पर पार्टी के लड़ाके तैयार हैं, जो चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को चित करने के लिए काफी है। देखिए, दोनों ही पार्टी अपने अपने वादे कर रही है, जितने की जो वादे कर रहे हैं, लेकिन जेएस का स्टैंड है, क्लियर है कि जेएस ने 80 सीटों पे चुनाव लड़ने का जो घोषणा करी है और हम लोग 80 सीटों पर चुनाव निर्दलीय रूप से जेएस के माध्यम से हम लड़ने जा रहे हैं और हमारी पूरी बूथ लेवल की हमारी पूरी तैयारियां शुरू हो गई और उस पर हम लोग अड़ी हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं और ज़्यादातर युवा हमारे जीत कर जाएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में बसपा के वजूद को खारिज करना बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि बसपा ने यूपी से सटे एमपी के इलाकों में अपना जबरदस्त आधार बना लिया है। विंध्य से लेकर बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल अंचल में साल 1993 के बाद ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा जहां बसपा ने अपना खाता न खोला हो। खबर तो ये भी मिल रही कि चुनाव के पहले बसपा की ताकत का अंदाजा लगाते हुए कांग्रेस गठबंधन के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती पर डोरे डाल रही है। वहीं सपा मध्य प्रदेश में अपनी सियासी हैसियत से वाकिफ है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे लड़ने जा रही है। इस बात की घोषणा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पहले ही कर चुके हैं। लेकिन सपा की तैयारी से बीजेपी और कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। मेरा कहना इस समय
मध्य प्रदेश में दो पार्टी चलती है शुरू से ही, एक बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी का समय खत्म हो गया है, कांग्रेस का समय वो 8-10% भी कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में सदैव से ही दो दलीय व्यवस्था रही है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो चुनाव हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहा है। कुछ दल राजनीतिक पर्यटन के हिसाब से वो लोग चुनाव में आते हैं और अपनी जगह अपनी टटोलने के काम करते हैं, पर जनता भली भांति समझती, जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। जाहिर है, छोटे दलों की तैयारी देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 के चुनाव कितने रोमांचक होंगे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को अपनी रणनीति को बदलने के लिए इन दलों ने जरूर मजबूर कर दिया है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बेहद दमखम के साथ तीसरा मोर्चा अब तैयार हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि तीसरे मोर्चे में कौन से दलों में गठबंधन होगा, इस रिपोर्ट में समझिए। चुनावी बयार, सियासी दल हो रहे तैयार, बिछ गई है चुनावी बेसात, किसकी शाह किसकी होगी मात। छत्तीसगढ़ में महज 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये 4 महीने राजनीतिक दलों के लिहाज से बेहद अहम है। ये वो वक्त है जब राजनीति में समीकरण तेजी से बदलते हैं और ऐसा छत्तीसगढ़ में भी होने की पूरी संभावना है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीसरी मोर्चा भी तैयार हो सकता है, जो चुनावी मुकाबले को त्रिकोणी बना देगा। अब तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीसरे मोर्चे की मौजूदगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस बार बात कुछ और है। दरअसल सर्व आदिवासी समाज चुनावी मैदान में है। ईसाई समाज भी चुनाव लड़ने वाला है। आदिवासी ईसाई समाज का बीएसपी से गठबंधन हो सकता है और जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि बसपा फिलहाल सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी कोई गठबंधन वगैरह की बात नहीं चल रही है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि सर्व आदिवासी समाज भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो अगर माननीय बहन जी का आशीर्वाद होगा तभी कोई गठबंधन होगा, नहीं तो हम लोग अभी पूरे 90 सीटों पे अपनी मजबूत तैयारी के साथ में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बसपा का 2 सीटों पर कब्जा हुआ था। 4 सीटों में बसपा के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। दर्जन भर से ज्यादा सीटों में बसपा तीसरे जगह पर भी थी। उधर दूसरी ओर भानुप्रतापपुर उपचुनाव से मिले रिस्पांस से सर्व आदिवासी समाज उत्साहित है और संकेतों से लगता है कि आदिवासी समाज तीसरे मोर्चे में अहम किरदार निभाएगा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है, जो छोटे पार्टी हैं CPI CPM है, उनसे भी समझौता करने का प्रयास हो रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि मिलजुल करके सब चुनाव लड़ें। और अब बात छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस की करते हैं, जिसकी स्थिति फिलहाल तो बेहद कमजोर है, लेकिन इसके बाद भी जनता कांग्रेस ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और वो भी आगामी चुनाव में पूरी दमखम से उतरेगी। और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में JCCJ, बसपा, सर्व आदिवासी समाज, ईसाई समाज एक बैनर के तले नजर आए। निश्चित रूप से हम गठबंधन से इंकार नहीं करते। समान विचारधारा की अगर कोई पार्टी अगर मिलती है तो उसके साथ गठबंधन करेंगे और पूरे दमखम के साथ आगामी विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से क्षेत्रीय दल यहाँ पे आए हैं, मगर क्षेत्रीय दल छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हुए। आपने देखा होगा 2018 के चुनाव में भी तीसरा मोर्चा बना था, वो भी सफल नहीं हुआ। 2013 के चुनाव में भी तीसरा मोर्चा बना था, वो भी सफल नहीं हुआ। मगर हमें लगता है सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही से सफल होगी। छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, तो उसका स्वागत है, अभिनंदन है। थर्ड फ्रंट ही क्यों, फोर्थ फ्रंट जितने लोग भी चुनाव में लड़ने की इच्छा रखते हैं, वो अपने राजनीतिक में भविष्य आजमाना चाहते हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो।
यानी कांग्रेस को लगता है कि उसे तीसरे मोर्चे से खतरा नहीं है। वहीं बीजेपी का मानना है कि तीसरे मोर्चे से उसे नहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। कुल मिलाकर तीसरे मोर्चे की एंट्री से सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। 2018 के चुनाव के नतीजे भी कुछ यही संकेत करते हैं। बसपा, जेसीसीजे और आदिवासी समाज अगर एक साथ आते हैं तो कई सीटों में सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। वहीं रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा शामिल हुई और इन्होंने छत्तीसगढ़ में जीत का दावा किया है। कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का अंग वस्त्र पहने कार्यकर्ता और नेहरू टोपी लगाए नेता। तस्वीरें कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन की है, जो रायपुर में रविवार को हुआ। कांग्रेस लगातार सम्मेलन पर सम्मेलन कर रही है। रायपुर के पहले छत्तीसगढ़ के दूसरे संभागों में भी सम्मेलन हो चुके हैं। इन सम्मेलनों को चुनाव के पहले की सियासी कसरत मानी जा रही है। रायपुर में हुए संभागीय सम्मेलन में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज शामिल हुए। रायपुर में आपने देखा कि हर क्षेत्र से, रायपुर संभाग के हर क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं और सब एक ही संदेश लेकर भी आए हैं और लेकर जाएंगे भी। हमने इस बार फिर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। ये तो हुई कांग्रेस के लक्ष्य की बात। अब बात करते हैं गिरिराज सिंह के बयान की। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर लोगों को भड़काने के आरोप लगाए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। अभी गिरिराज किशोर जी आए थे, वो धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, डीलिस्टिंग के बारे में बोल रहे थे। तो भैया लोकसभा में आपकी बहुमत है, सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं कर लेते? यहाँ लोगों को भड़काने की जरूरत क्या है? और अब ये भी जान लीजिए कि सीएम भूपेश बघेल ने गिरिराज सिंह पर क्यों हमला बोला। दरअसल केशकाल के दौरे पर गिरिराज सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर ये आरोप लगाए थे। कक्का होता तो आदिवासियों का हक नहीं मारता, गरीबों का हक नहीं मारता। ये कक्का नहीं है, काका है, काका, और कर रहा है खा खा गरीबों का पैसा। कुल मिलाकर चुनाव का माहौल बन गया है और सम्मेलनों का दौर चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। अब तक रायपुर समेत 4 संभागों में सम्मेलन हो चुके हैं और अब बस सरगुजा में सम्मेलन होना बाकी है। इसके बाद संकल्प शिविरों का दौर शुरू होना है, लेकिन टिकट को लेकर अभी से हलचल नजर आ रही है। रिपोर्ट में देखिए। 2013 में भी और 2018 में 12 में से 11 सीट आपने जिताया। ये आपकी ताकत। ये वो तस्वीरें हैं जो कांग्रेस में सबसे बड़े सियासी हलचल का सबब हैं। बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग में कांग्रेस संभागीय सम्मेलन कर चुकी है। प्रदेश के 2 और जिलों में ये सम्मेलन होना बाकी है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश तो हो ही रही है। टिकट के दावेदारों को टिकट न मिलने की स्थिति में पार्टी के खिलाफ न जाने की नसीहतें भी दी जा रही हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी दो टूक कहा है कि भीड़ लेकर आने से टिकट नहीं मिलेगी, जिससे मिलेगी उसके पक्ष में सभी को काम करना होगा। सभी लोग मिलकर बैठकर पूरे सर्वे भी किए जाते हैं, सबका एक एक एमएलए का आकलन किया जाता है, उसके कार्य का जमीन पर क्या काम हो रहा है। और हमारा प्रयास होगा कि हम विनेबिलिटी को देखें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखें और उन्हीं को हम इस बार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बगावत बर्दाश्त तो नहीं करने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो किसी की टिकट क्यों कटेगी। चुनाव से 4 महीने पहले इस सियासी कसरत पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। चुनाव के समय जीतने वाले कैंडिडेट की क्राइटेरिया होती है, जो जीत सकता है उसको देंगे। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं। इनको आज से ही भय व्याप्त हो गया है और जिस प्रकार दावेदारों की श्रृंखला दिख रही है, भीड़ दिख रही है, अभी से दबाव की राजनीति शुरू कर दी।
संकल्प शिविरों में दावेदारों को एकजुटता की नसीहत देने वाली कांग्रेस विधायकों को एकता का पाठ पढ़ा रही है। जाहिर है कांग्रेस के भीतर खाने में सिटिंग विधायकों के काम को लेकर जहां नाराजगी है, वहीं भीतरघात की आशंका भी। यही वजह है कि चुनाव और उम्मीदवारों के नाम से पहले ही कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी नजर आ रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी की। रविवार को छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने आज महाजनसंपर्क अभियान के तहत कई प्रसिद्ध लोगों से मुलाकात की, साथ ही धरसीवा विधानसभा के कार्यकर्ताओं से भी मीटिंग की। तस्वीरें मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर आयोजित महाजनसंपर्क अभियान की है। महाजनसंपर्क अभियान के संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सांसद सुनील सोनी ने शहर के ख्याति प्राप्त लोगों से घर जाकर मुलाकात की। इस क्रम में ओम माथुर आज पद्मश्री से सम्मानित सूफी गायक मदन चौहान, प्रदेश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर देवेंद्र नायक और शिक्षाविद आचार्य सुरेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की। मदन चौहान ने ओम माथुर को उनकी पसंद का छत्तीसगढ़ी चना दाल राजा गाना सुनाया। इसके साथ ही ओम माथुर रविवार को रायपुर के धरसीवा विधानसभा के पुराने कार्यकर्ताओं की टिफिन मीटिंग में भी शामिल हुए। इस मीटिंग में धरसीवा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने ओम माथुर से सीधे संवाद किया। ओम माथुर ने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के पक्ष में प्रचार करने, मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने और प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने में अपना योगदान देने की अपील की। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। तो ऐसे सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव साझा करना, उनके साथ सामूहिक रूप से भोजन करना, ये पार्टी ने तय किया है। ज्यादातर लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रमों और ओम माथुर के 5 दिवसीय दौरे पर तंज कसा है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, मगर हमारी सरकार ने लगातार बस्तर हो, सरगुजा हो, मध्य हो, मैदानी क्षेत्रों हो, सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान दिया है। तो हमें लगता है हम अपनी सरकार की उपलब्धियों और कार्यकर्ता के मेहनत के दम पे हम 2023 का चुनाव जीतने में सफल होंगे। तो कह सकते हैं कि चुनावी मोड में कांग्रेस बीजेपी दोनों है और जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। तो कोई महाजनसंपर्क अभियान चला रहा है, कोई जनसंपर्क अभियान के साथ ही संभागीय सम्मेलन कर रहा है, तो वहीं तीसरा मोर्चा भी घेराबंदी कर तैयार हो चुका है। कहना गलत नहीं होगा, जाहिर सी बात है चुनावी तैयारी है और अब की बारी कौन भारी होगा ये हमें इस साल के आखिर में पता चल ही जाएगा।